हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी चैप्टर 2। और मैंने इससे पहले चैप्टर 1 का एक वीडियो बना चुकी जिसमें आप जानें कि आखेटक क्या होते हैं, खाद्य संग्राहक कैसे करते हैं, और कुछ लोग नदी पहाड़ी पे रहते थे तो क्यों रहते थे, किस लिए रहते थे, इन सब के बारे में हमने चैप्टर 1 में पढ़ा। अब मैं पढ़ूँगी चैप्टर 2 में। इससे पहले मैं चैप्टर 2 का वीडियो बना चुकी हूँ और ये आज दूसरा वीडियो है, और आप लोग उसको देख लीजिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा तो पूरा चैप्टर आपको समझ में आएगा। ठीक है, देर ना करते हुए चलो पढ़ते हैं। आज हम जानेंगे कि कृषक लोग कैसे बने। इस दौरान उपमहाद्वीप के अलग अलग इलाकों में गेहूँ, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुष और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ में वो यह भी सीखने लगे होंगे कि ये अनाज कहाँ से उगते हैं, कब पककर तैयार होते हैं। ऐसा करते करते लोग खुद अनाज पैदा करना सीख गए। ठीक है, सबसे पहले क्या किए, वो उसको जानने की कोशिश करें कि अनाज कहाँ से आता है, कैसे पैदा होता है। ये सारी चीज़ें खोजते खोजते, देखते देखते वो खुद एक दिन अनाज उगाना सीख गए। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कृषक कहते हैं। जो कृषि करते हैं, अनाज उगाते हैं, खेती करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कृषक कहते हैं। उसके आगे हम पढ़ेंगे पशुपालक कैसे बने। इस तरह लोग ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को क्या किया, आकर्षित करना आरंभ किए और फिर उन्हें पालतू बनाया जाने लगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वो कौन था, कुत्ता था, जो जंगलों का पूर्वज कहा जाता था। और धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवर को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में आते थे, बहुत सारे जानवर रहते थे और झुंड में आते थे। वो ज़्यादातर क्या खाते थे, घास खाते थे, और अन्य जंगली जानवरों से जो पशुपालक थे वो क्या कर रहे थे, उनकी सुरक्षा कर रहे थे। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, पशुपालक कहते हैं। अब हम ये जानेंगे कि बसने की प्रक्रिया कब से आरंभ हुई और कैसे लोग बसे। ठीक है, तो लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने वालों को हम बसने की प्रक्रिया दे दिए। क्या कह दिए, बसने की प्रक्रिया का नाम दे दिए। जो लोग पौधा उगाते थे, जानवर को पालते थे, उनका देखभाल करते थे, उन्हीं को हम क्या कर दिए कि बसने की प्रक्रिया का नाम दे दिए। अपनाए गए जानवरों से जंगली जानवर क्या थे, बहुत अलग थे। लोग अपने आवश्यकता अनुसार जानवरों का चयन करते थे कि कौन से जानवर किस काम में अच्छा कर पाएंगे या ऐसा कुछ। ठीक है, उसके लिए एक उदाहरण है, उदाहरण को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, उदाहरण है कि जिन जानवरों को बीमार होने की संभावना कम हो। और ये नहीं कि लोग उन्हें पौधे को चुनते थे, यही नहीं, लोग उन पौधों को चुनते थे जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं। साथ में उनकी मजबूती देखते हैं, उनके डंठल देखते हैं कि कौन से अनाज को वो संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के काम में लाया जा सके। उन्हीं जानवरों को प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आम तौर पर अहिंसक होते थे। बचने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। ये करीब 12,000 साल से शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन कर रहे हैं वो इसी बचने की प्रक्रिया की वजह है। कृषि के लिए अपनाए गए सबसे प्राचीन फसलों में क्या था, गेहूँ और जौ। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवर कौन थे, कुत्ता थे। अगर पालतू बनाए गए जानवर को पूछा जाए कि सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवर कौन थे, तो कुत्ता थे। ठीक है, और लोग सबसे पहले पालना किसको आरंभ किए थे, तो वो क्या थे, भेड़ बकरी थे। ठीक है, सबसे पहले उनको ही पालना शुरू किए थे लोग। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले जो फसल उगाए गए थे वो कौन से थे, तो वो तुम्हारे फसल के अंदर आ जाएंगे गेहूँ और जौ। ठीक है, अब हम अनाज के उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं ये जानेंगे। ठीक है, अनाज के उपयोग, बीज के रूप में अनाज का उपयोग करते हैं कि बीज को स्टोर करके रखते हैं तो फिर दोबारा उसको बोने के काम में आ जाता है।
और खाद के रूप में भी प्रयोग करते हैं, जैसे लोग खाते हैं, और उपहार के रूप में और भंडारण के रूप में। ठीक है, अब एक नवीन जीवन, एक नई जीवन शैली इन लोग की कैसे बन गई ये जानेंगे। जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक जगह पर लंबे समय तक क्या किया, रहना पड़ने लगा। जब कोई पेड़ पौधा या मतलब कोई अनाज उगाने लगेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमको वहाँ पे अस्थायी रूप से क्या करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, तभी हम उस अनाजों का देखभाल कर पाएंगे। और ऐसा तो है नहीं कि अनाज कोई भी पौधे उगाएं आप तो इतना जल्दी तैयार हो जाएगा, उसमें कुछ टाइम लगते हैं, कुछ समय भी लगते हैं, तब जाके वो तैयार होता है। जैसे देखो, बीज बोने से फसल के पकने तक पौधों की सिंचाई करने और खरपतवार हटाने के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता है। उसके बाद हम देखेंगे आगे क्या है कि अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था। इसीलिए लोगों को इनके भंडारण की बात सोचनी पड़ी और उन लोग ने क्या किया कि मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाने लगे इस अनाज को स्टोर करने के लिए, और टोकरी बुनने लगे। फिर क्या, ज़मीन में गड्ढा खोदकर, ऐसा नहीं था कि ज़मीन में गड्ढा खोदकर पाड़ देते थे, ज़मीन में गड्ढा खोदकर अनाज को रखने जैसी कोई मतलब एक शेप दे देते होते, कुछ लगा देते होंगे अगल बगल से, ठीक है, ताकि उनका अनाज अच्छे से सुरक्षित रह सके। फिर हम जानेंगे जानवर चलते फिरते खाद्य भंडारण। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती है, साथ में हमें एक दूध भी प्राप्त होता है जो हमारे भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवर से उनको मांस भी मिल जाती थी। और पशुपालन जो थे वो क्या हो गए, भोजन के भंडारण का एक तरीका हो गया। ठीक है, उन्हीं पशुओं का लोग पहले क्या करते थे, शिकार करते थे, मारते थे और खाते थे। लेकिन यहाँ पे उन्हीं पशुओं का पालना शुरू हो गया और अब उन्हीं से दूध लेते हैं, मांस भी लेते हैं, और उनके भोजन का एक अच्छा सा तरीका हो गया कि पशु को पालते भी हैं और दूध भी उनसे मिल जाती है, तो मतलब अब पालना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, देखो आरंभिक कृषक और पशुपालकों के बारे में हम कैसे पता लगाते हैं। तो नीले वर्ग के बिंदु एक जगह, ये नीले वर्ग के बिंदु का मतलब है कि आपके एनसीईआरटी के बुक में एक मैप बना हुआ है जिसमें नीले रंग की ऐसे एक आयत होगा और नीले रंग की ऐसे बिंदी होगा, वो दर्शाता है कुछ ऐसे पुरास्थलों को जहाँ से पुरातत्वविदों को कुछ साक्ष्य मिले हैं, जैसे कृषक, पशुपालक आदि। पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो थे वो पश्चिम उत्तर क्षेत्र में, एक कश्मीर में, पूर्व तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। ठीक है, कृषक और पशुपालक के कुछ साक्ष्य मिले हैं उनको वहाँ पे। अब हम पढ़ेंगे आगे, क्या पढ़ेंगे, अस्थाई जीवन। अस्थाई जीवन, लोग स्थिर कब हुए, कैसे स्थिर हुए, एक जगह पर कैसे लोग रहना स्टार्ट कर दिए। उससे पहले कुछ पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं कि वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषक और पशुपालक की बस्तियाँ थी। यहाँ नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशु की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं और इनमें से रोचक जले हुए अनाज को दानों के अवशेष मिले और ऐसा लगता है कि गलती से या फिर जानबूझकर क्या किया, जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों का पहचान कर सकते हैं। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी, ऐसा पुरातत्वविदों को लगता है, क्योंकि उन्होंने खोज किया है कि यहाँ पे बहुत सारी अनाजें उगाई जा रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे कि अस्थाई जीवन की ओर लोग अस्थाई जीवन कैसे जीने लगे। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के क्या हुए निशान मिले, जैसे कि बुर्ज होम। बुर्ज होम हम उसे कहते हैं जो गड्ढे में घर बनाए होते हैं, और उसी को हम बुर्ज होम या गर्तवास कहते हैं, जो आज के समय में वर्तमान में कहाँ पे है, कश्मीर में। लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जैसे मैंने बताया अभी, गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें हम गर्तवास कहते हैं। उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी होती थी और उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी।
पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की भी अवशेष मिले हैं। ऐसा लगता है कि वो लोग मौसम के अनुसार क्या करते थे, अंदर बाहर दोनों जगह पे वो आग जलाते थे। बहुत सारी जगह पे पत्थर के औजार भी मिले हैं और कई ऐसे जो पूरा पाषाण युगीन उपकरण से भिन्न हैं। जो पूरा पाषाण में जो औजार मिले थे उनसे क्या है, अलग है, इसीलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया और इनमें के औजार भी बहुत ज़्यादा धार वाले थे। अधिक पैन के लिए क्या किया जाता था, उस पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी और ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किए जाते थे और कुछ औजार हड्डी से भी बनती थी। आप लोग जानते होंगे, आप लोग के घर में भी क्या ये ओखली और सिलबट्टे ये सारी चीज़ें आप लोग के घर में भी होंगे, लोग पहले भी यूज करते थे। ठीक है। नवपाषाण युग के पुरा स्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले। कभी कभी इन पर अलंकृत यानी मतलब डिजाइन भी किया हुआ मिलता था और ऐसे सिंपल में भी बर्तनें मिली हैं लोगों को। अब बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए ही किया गया होगा। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना पकाने के लिए करने लगे। चावल, गेहूँ, दलहन जैसे अनाज अब आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। साथ में लोग कपड़े भी बुनने लगे थे, जिनके लिए लोग कपास की खेती करना भी स्टार्ट कर दिए। देख रहे हैं कि कैसे कैसे ये लोग क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। ठीक है। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ आ गए होंगे? ये क्वेश्चन है आपका कि क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ आ गए होंगे? ऐसा नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिए और बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। ऐसा नहीं है कि हर जगह पे एक ही समय में सारे परिवर्तन कर लिए होंगे। ठीक है। और अब हम जानेंगे मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु के रहस्य। मेहरगढ़ में लोग कैसे जीते थे, उनकी कैसी जीवन शैली थी, कैसे उनकी मृत्यु शैली थी, ये सब मेहरगढ़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मेहरगढ़ ये ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते, जो बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है और मेहरगढ़ संभवतः वो स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जो गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीख गया था। सबसे पहले जो गांव था वो मेहरगढ़ था, जहाँ पे लोग भेड़ बकरी पालना सीख गए थे और गेहूँ यहीं पे सबसे पहले जाना स्टार्ट किया गया था, आरंभ किया गया था। कहाँ पे? मेहरगढ़ गांव में। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की हड्डियाँ के जो औजार थे वो भी मिले हैं और जिनमें हिरन तथा सूअर जैसे जंगली जानवर तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ भी मिली हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। हाँ, और प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ भंडारण के काम में आते होंगे। ऐसा लोग सोचे पुरातत्वविदों ने कि अगर ये जिनमें से कुछ भंडारण के काम में आते हैं और मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे। लोग की आस्था है कि मृत्यु के भी जीवन होते हैं। क्या आप लोग भी मानते हैं कि मृत्यु हो जाने के बाद भी उनका जीवन होता है? ऐसा लोग पहले मानते थे, आज भी बहुत जगहों पे मानते हैं। और इसीलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे और मेहरगढ़ में ऐसी कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। इससे मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा मृतक को खाने के लिए। क्या मरने के बाद कोई खाना खाता है? ऐसा नहीं है, लेकिन लोग ऐसा क्या करते हैं, उसके प्रति सम्मान जताते हैं कि वो लोग वहाँ पे भी जा कर के क्या करते होंगे, भूख लगती होगी, खाना खाते होंगे, सारी चीज़ें। आज भी देखो बहुत जगह पे क्या मतलब लोग मृतक के पास कुछ चावल या कुछ पैसे कुछ मतलब रख देते हैं कि उनको वहाँ पे जा कर के उनकी ज़रूरत पड़ेगी। अब हम जानेंगे नवपाषाणिक पुरास्थल। ठीक है। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चाताल ह्यूक तुर्की में है। कहाँ पे? ह्यूक तुर्की में।
यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी, उनका उपयोग किया जाता था। जैसे सीरिया से लाया गया क्या था, चकमक पत्थर। ये भैया एग्ज़ाम में पूछ लेता है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। लाल सागर कौड़िया, लाल सागर से क्या लाया गया, कौड़िया। भूमध्य सागर की सीपियाँ। उस समय पहिए वाले साधन नहीं थे, क्या उस समय पहिए वाले साधन नहीं थे और विकास भी नहीं हुआ था। लोग सामान या तो खुद लाते थे या तो किसी जानवर के पीठ पर लाद कर ये लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे, यहाँ वहाँ से लेकर के जाते थे सामान बेचने के लिए। ठीक है, तो ये मेरा क्लास 6 की NCERT हिस्ट्री, हमारा अतीत, जो चैप्टर नंबर 2 था, और ये कंप्लीट हो गया। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।